कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं एक नोट लिख दूं। जो हम लोग ने पिछले एपिसोड में स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन देखी थी ना, उसके हिसाब से मतलब उसमें हमने क्या देखा कि उसके अंदर लग रहा था कि रेट एक चीज पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण रेट आपका उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। यानी नोट क्या है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is sometime alter by रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन के हिसाब से आपका कभी कभार रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अल्टर हो जाती है। ये मुझे एक बात करनी थी, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और सुनो। इस चीज का यूज जो है ना, स्यूडो ऑर्डर का यूज आपको कहाँ करना है। जैसे एक तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर या कहीं पर वाटर का अमाउंट जो है वो यदि ज्यादा होगा तो वहां आप इस कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यदा कदा ऐसा हो सकता है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एनओ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके N2O गैस बना रहा है, लाफिंग गैस, न्यूट्रल ऑक्साइड है, कलरलेस है, इसको बना रहा है। इसका रेट लॉ ये लिखा हुआ है। यहां देखो दिख रहा है कि इसके अंदर एक्सप्रेशन कैसा है, ये आपका थर्ड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, देखो। लेकिन आप याद रखिएगा, कभी भी आपके पास फर्स्ट जीरो या फर्स्ट के अलावा कहीं पर आए ना, तो वहां कुछ ना कुछ जुगत लग रहा होगा। मैक्सिमम टाइम सेकंड सेकंड में भी बहुत रेयर चीज पूछते हैं वो, कि हाफ लाइफ और ए का क्या रिलेशन है। जैसे मैंने बताया था, टी हाफ इक्वल टू ए की पावर 1 - n, याद है आपको। बस डीलिंग नहीं करवाते हैं आपको कभी भी। तो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी देंगे जिससे ये रेट लॉ जो है ना छोटा हो जाएगा और आप चीजों को आराम से पता कर सकते हो। जैसे फाइंड मिसिंग हाफ लाइफ। अब मिसिंग हाफ लाइफ निकालनी है और आपको ये रेट लॉ दिया हुआ है, ये हाफ लाइफ है जिनको आपको निकालना है। अब यदि हमने रिएक्शन मानी ए और कॉन्सेंट्रेशन बी और फिर A - 2x और फिर हम इसको इंटीग्रेट करने लगे, तो या तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे या पूरा पेपर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सामने वाले को भी पता है, इसलिए वो आपको इस चीज को छोटा करने का कोई ना कोई उपाय जरूर देगा और वो उपाय आपको पकड़ना है, ठीक है ना। और मैक्सिमम टाइम पर ये उपाय आपको दिख जाएगा। जैसे यहां आपको ये हाफ लाइफ निकालनी है, जरा देखो। ये आपका 600 है, ये भी आपका 600 है, ठीक है। यहां आपका 19.2 है और यहां वाली हाफ लाइफ पता करनी है। देखिए, हाइड्रोजन का प्रेशर हाइड्रोजन का प्रेशर की तुलना में NO का प्रेशर कैसा है, बहुत लार्ज है। हाइड्रोजन की तुलना में NO का प्रेशर कैसा है, बहुत लार्ज है। मतलब इसके अंदर वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा। मतलब इस केस में हमारा एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो रेट इक्वल टू के प्राइम, इसको हमने कांस्टेंट मानकर इसमें भेड़ दिया, के प्राइम और प्रेशर ऑफ H2। यानी रिएक्शन हाइड्रोजन के हिसाब से किस में कन्वर्ट हो गई, देखो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। मेरी बात समझ में? अच्छा, रिएक्शन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, तो क्या रेट तो हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की क्या खास बात है कि हाफ लाइफ आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब जो हमारा पहला मिसिंग टर्म आएगा वो 19.2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट लगाओ और मुझे बताओ कि ये क्या वैल्यू आनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट यहां लगाओ और मुझे तुरंत बताओ कि यहां पर ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां बात करते हैं कुछ और दूसरी चीजों के बारे में। और ये चीजें हैं ऑर्डर एंड एक नया टर्म हम यहां पर लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी।
order and molecularity for different type of reaction. Order and molecularity for different type of reactions. ठीक है, क्या डिफरेंट टाइप का यहां मतलब है इसको मैं आपको बताता हूं। अब पहले देखो बच्चों, रिएक्शंस आपकी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ये रिएक्शंस कहलाती हैं, पहली है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा 2A और B, और हम आपको बताएंगे कि ये रिएक्शन जो है 2A प्लस B, ये आपका कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, और हमने आपसे कहा, ये आप देख कर नहीं बता पाओगे, हमने आपसे कहा कि ये रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, मैंने आपसे कहा। ठीक है, तो आप इसका जो रेट लॉ लिखोगे वो रेट लॉ आ जाएगा, रेट इक्वल टू के टाइम्स ए की पावर 2 और बी की पावर 1। मतलब ऐसी रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में हो जाती हैं, मतलब 2A और 1B एक बार टक्कर करे और इनसे प्रोडक्ट बन गया, ऐसी रिएक्शंस को नाम दिया जाता है क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन। या इसको आप ऐसे समझो कि यदि इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनकी पावर में आ गए तो ये रिएक्शन एक बार में ही हो रही होगी, इनकी कई स्टेप नहीं होंगी। अगर ये कोफिशिएंट इनकी पावर में आ गए तो ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब एक बार 2A और B एक बार टकराए और उनसे प्रोडक्ट बन गया और कोई स्टेप नहीं हुई, तो ये रिएक्शन क्या होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। 2A और 1B एक साथ कंबाइन हुए, एक बार में ही टकराए और प्रोडक्ट बन गया, एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब जो चीज हम लोग पहले पढ़ते थे ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, जो चीज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे ना, जहां पर हमने इनको इन कोफिशिएंट इनको इसकी पावर के ऊपर चढ़ा दिया था, मतलब वहां हमने ये मान लिया था कि जो रिएक्शन हो रही है, जैसे 2A प्लस बी गिव 3C प्लस डी, तो हमने ये माना था कि रिएक्शन फॉरवर्ड में भी एलिमेंट्री है, बैकवर्ड में भी एलिमेंट्री है। तो हम इसके लिए रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन लिख देते थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड सीधे सीधे लिख देते थे के टाइम्स ए की पावर 2 बी की पावर 1, फॉरवर्ड के लिए के एफ, और रेट ऑफ बैकवर्ड लिख देते थे सेम तरीके से के बी बी सी की पावर 3 और डी की पावर 1। समझ में आई मेरी बात। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या है, ये जो सिंपल एक स्टेप में हो रही, जिनमें ये इसकी पावर में आ जाता है। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, यहां पर हो सकता है आपसे एक स्टेटमेंट पूछा जाए। स्टेटमेंट क्या है, जरा बच्चों बात मेरी ध्यान से सुनना। यहां पर अगर मैं इसको ऊपर से ही समझा देता हूं, अगर ये रिएक्शन अगर ये रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका रेट लॉ ये होगा। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका रेट लॉ ये होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है कि अगर इस रिएक्शन का रेट लॉ ये है तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। नहीं,
हो सकता है ये लकली कई स्टेप में हो रही हो और जब हम इसका रेट लॉ लिखने की कोशिश करें तो ऐसा आ जाए। समझ में आई मेरी बात? ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन कई स्टेप में हो रही हो और हम इसका रेट लॉ लिखने की कोशिश करें तो ये लकली ऐसा आ जाए। सर इसको थोड़ा सा और बताओ ना। चलो मैं इसको बताता हूं आपको। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो रिएक्शन भी कुछ ऐसे ही है। मान लो 2A प्लस बी और ये कुछ C बना रहा, ठीक है। बट ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसमें स्टेप दी गई है। कैसी स्टेप दी गई है सर? ऐसे लिखा गया है, एक है 2A, ये आपका चेंज हो रहा है मान लो A2 के अंदर, ठीक है। ये आपकी एक फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप है, फास्ट इक्विलिब्रियम के तहत ये आ रहा है। दूसरी स्टेप ये हो रही है A2 प्लस बी, ये कंबाइन होकर आपका बना रहा है C, ठीक है। ये आपकी कैसी स्टेप है? स्लो। अच्छा, अब पहले मेरी बात सुनो। जब कभी भी कोई रिएक्शन इस तरह से स्टेप में दी जाती है, आपको किसी रिएक्शन ऐसे स्टेप में देने का मतलब समझ में आ रहा है? इस प्रोसेस की मैकेनिज्म दे दी गई कि पहली स्टेप में ये हुआ, दूसरी स्टेप में ये हुआ, ठीक है। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। हमको पता है कि जब कोई प्रोसेस कई सारी स्टेप में होती है तो उसके अंदर रेट आपका उस स्टेप से आता है जो आपका ऐसी होती है जो स्लो रेट से चलती है, जिसका रेट कांस्टेंट कम होता है, ठीक है ना। यानी अगर कई सारी स्टेप हैं तो इसका रेट का एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा कहां से? स्लो स्टेप से। स्लो स्टेप क्या है? ये वाली है। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। के इसका रेट ये आना चाहिए, A2 और इधर B, ये रेट आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको? पहले स्लो स्टेप को, जैसे ऑर्गेनिक में चलते थे ना, कई सारी स्टेप होती थी, उसमें स्लो स्टेप को देखकर हम कह देते थे इसकी ऑर्डर या रेट जो है इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहां रेट का एक्सप्रेशन ये आएगा बच्चों। जैसे ही आप रेट का एक्सप्रेशन लिखें, तुरंत ये सोचें कि रेट के एक्सप्रेशन में आने वाले दोनों टर्म क्या रिएक्टेंट के अंदर मौजूद हैं? बी तो मौजूद है रिएक्टेंट के अंदर में, लेकिन A2 मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब रिएक्शन में यहां से यहां तक जाने के बीच में कहीं A2 बना होगा, यानी A2 जो होगा वो क्या होगा? इस रिएक्शन का कोई इंटरमीडिएट होगा जो किसी रिएक्शन में बीच में बन रहा होगा और वहीं खत्म हो जा रहा हो, क्योंकि रिएक्शन में नहीं है, रेट लॉ में है। यानी ये आया तो है लेकिन ये कहीं बना है और बीच में खत्म हो गया है। तो हमको इस A2 की वैल्यू को, इस A जो इंटरमीडिएट की वैल्यू है, इसको इस फास्ट इक्विलिब्रियम से रखना होगा। इस फास्ट इक्विलिब्रियम का आपको हमेशा के इक्विलिब्रियम दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से हम सोच लेंगे कि के इक्विलिब्रियम, जरा देखना, के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा? A2, सॉरी, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A2 अपॉन A का स्क्वायर। हो गया। A2 की वैल्यू रख दो। A2 इक्वल टू क्या हो गया? के इक्विलिब्रियम इंटू A का क्या आ गया? स्क्वायर। A2 की वैल्यू यहां पुट कर दो। हम क्या कर रहे हैं? हम मैकेनिज्म देख रहे हैं और उससे इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेट आ गया किसके बराबर? के इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू A का स्क्वायर इंटू बी। आ रही बात समझ? यानी रेट, ये दो कांस्टेंट है, अपन दो कांस्टेंट क्यों टहलाएं? यहां के प्राइम, A का स्क्वायर और B। अब मेरी बात सुनो, जो मैंने यहां पर एक शब्द बोला था, मैंने शब्द क्या बोला था?
कि यदि किसी ने कह दिया कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका रेट लॉ ये होगा, ट्रू। लेकिन अगर आपका किसी रिएक्शन का रेट लॉ ऐसा लिख दिया, ऊपर रिएक्शन लिख दी और नीचे रेट लॉ लिख दिया और कहा कि ये पक्का रिएक्शन जो है एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो हम नहीं कह पाएंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट पक्का फॉल्स होगा। मस्ट भी अगर कहा जाए, मतलब सर, मतलब कह रहे हैं कि 2a प्लस बी कह दिया गया रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो इसका रेट लॉ पक्का ये होगा। लेकिन ये रिएक्शन लिख दी जाए और इसका रेट लॉ ये लिख दिया जाए और कह दिया जाए रिएक्शन मस्ट बी एलिमेंट्री, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, यही इक्वेशन मैंने ली, इसका रेट लॉ देखो क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है, ऑर्डर कितना आ रहा है 3। लेकिन क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है? नहीं, ये तो कई स्टेप में हो रही है। ठीक है। अच्छा, यहां से क्या सीखा आपने? यहां से ये सीखा कि सबसे पहले हम कैसे रेट का एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये लॉजिक पकड़िए। पहले स्लो पर जाइए। स्लो पर अगर कोई ऐसा टर्म मिल जाए जो आपकी रिएक्शन में ना हो, मतलब वो इंटरमीडिएट है, उसकी वैल्यू आपको पक्का ऊपर कोई ऐसी इक्वेशन होगी जो रिवर्सिबल चल रही होगी, वहां से पता चल जाएगी। मेरी बात समझे? जैसे एक आध मैं ऐसी चीजों के बारे में बात करता हूं जो आपका थोड़ा सा पहले से देखी हुई है। जैसे मतलब मान लो मैं यहां पर ऐसा कुछ कह रहा हूं। कैसा? मैं आपको क्या ऑर्गेनिक में ले चलूं क्या? मैंने ऑर्गेनिक में बताया तो था। चलो देखते हैं याद है कि नहीं याद है। चलो बात करते हैं। जैसे हम लोग ने बात करी थी कैनिजारो रिएक्शन की, याद है आपको? कैनिजारो रिएक्शन में मैंने आपसे क्या कहा था, जरा सोचिए। चलिए उस पुराने समय में मैंने आपसे कहा था कि कैनिजारो रिएक्शन के अंदर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरा मैं एक बार फटाफट उस रिएक्शन को आपको रिकॉल करवा देता हूं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। जैसे हमने लिया एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, के ओ एच लिया था 50% पहले। ठीक है, रिएक्शन में पहले क्या हुआ था बच्चों, जरा याद करो। इस इसका अटैक हुआ था, इस पर बना था एच आई ओ माइनस, यहां आया था ओ एच, यहां आया था एच माइनस। पहले ये बना था, इसको मैंने क्या नाम दिया था? इंटरमीडिएट। याद आया? ये इस पर टकराया था, ये बन गया था। ये पहली स्टेप हुआ करती थी वहां की, स्टेप 1। अच्छा, स्टेप 2 जरा सोचो क्या होती थी। हमने कहा था स्टेप 2 जो होती थी हाइड्राइड ट्रांसफर, एच सी ओ माइनस ओ एच आई, ये आपका जुड़ता था किस पर? एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस पर आकर जुड़ता था एच वाला हाइड्राइड, यहां से जाकर जुड़ता था। और हाइड्राइड का जुड़ना ही रिएक्शन की क्या कहलाती थी? आरडीएस। ये नीचे आता था, ये जाकर यहां से जुड़ता था और इससे हमारा प्रोडक्ट बन जाता था। क्या प्रोडक्ट बन जाता था वो हम सबको पता है, एच सी डबल बॉन्ड ओ पर माइनस आ जाता था बाद में। अब मैं यहां इस पर ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। यहां आ जाएगा सी एच थ्री और ओ एच। ठीक है ना? यहां पर ये इस पे टकरा गया तो क्या आ गया? सी एच थ्री। ये प्रोडक्ट बन जाता था। रिएक्शन की आरडीएस क्या होती थी? ये वाली होती थी। अब जरा मुझे बताओ, जैसे हमने ऊपर सीखा है, क्या अपन इसके लिए रेट ये लिखें? रेट इक्वल टू के टाइम्स, रेट इक्वल टू के टाइम्स इंटरमीडिएट इनटू एच सी एच ओ। क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है? स्लो रेट से चल रही है। यहां पर ये रिएक्शन देखो, ये नीचे आकर इसको हटा भी सकता है। ये रिएक्शन कैसी होगी? रिवर्सिबल। इसका डिफाइंड होगा क्या? के इक्विलिब्रियम। यानी यहां से आप इंटरमीडिएट की वैल्यू जो है ऊपर से बिल्कुल वैसे ही पुट करो जैसे हमने यहां पुट करी थी, तो के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एच सी एच ओ इंटू ओ एच माइनस। रख दीजिए जरा इंटरमीडिएट की वैल्यू, तो हमारा रेट जो आ रहा है वो आ रहा है, रेट की वैल्यू कुछ के प्राइम।
ठीक है, समझ में आ गया। आई की वैल्यू हमने उठाकर रख दी तो के इक्विलिब्रियम ऑफ के आएगा, उसको के प्राइम लिख दिया। इनटू क्या हो गया, यहां आ गया एच सी एच ओ का स्क्वायर इंटू ओ एच माइनस, यानी इस कंडीशन में ऑर्डर कितना हो जाएगा, रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक है, अच्छा यहीं पर यदि मैंने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया होता 100%, तो बच्चों क्या था, तब हमारा एक्सप्रेशन जल्दी से सोचो क्या आता था। यहां पर हमें पहले मिलता था क्या, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस के ओ एच 100%। 100% का मतलब क्या है, पहले 50% हुआ होगा तो पहले ये बना होगा, ये वाला, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल और आया होगा, यानी इस एक्सप्रेशन में अब मैं इसको ऐसा कर दूं 2 2 कर दूं, क्योंकि यहां पर पहले तो ये बन रहा था, जब आपने 100% क्यूएच लिया था तो आपका बन रहा है डाई एनायन, याद है। इसमें बन रहा है क्या, डाई एनायन। ये बार बार मैं आई क्यों लगा रहा हूं यहां पर, इसमें बन रहा है क्या, डाई एनायन, यानी यहां आ जाएगा आपका H, ये बन जाता था। ये रहता था रिएक्शन का इंटरमीडिएट, और फिर ये इंटरमीडिएट जाकर आगे भिड़ता था CO-O-H, और ये जब आगे जाकर भिड़ता था इसके साथ तो हमारा प्रोडक्ट बनता था। ये आया नीचे, ये H गया इधर, और इससे बन गया H, इधर आ गया C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया O माइनस, यहां आ गया HCO-, और इधर H, इधर H, और इधर ये वाली चीज, ठीक है। वाटर निकला है, वो यहां पर आकर इसको कन्वर्ट कर देगा इन चीजों में, यानी यहां से बन जाता था क्या, एसिड बन जाता था, एसिड का सॉल्ट बन जाता था, सॉरी, यहां आया O माइनस के प्लस, और यहां पर बन जाएगा CH3OH, कुछ उसी टाइप से। फिर से जरा मुझे बताओ कि यहां यही रिएक्शन की आरडीएस होगी, ये रिएक्शन की यदि आरडीएस होगी तो क्या चीज आएगी, फिर से देखो, ये वाली आरडीएस होगी, एक सेकेंड, ये वाली आरडीएस होगी, सेम तरीके से आई वाली यही वैल्यू रखोगे। अब आई का एक्सप्रेशन जब निकाल रहे होगे तो यहां पर ऊपर वाला के इक्विलिब्रियम में बच्चों क्या आ जाएगा, दिस इंटरमीडिएट, और एक और स्क्वायर आ जाएगा। सोचो जरा सा, यानी इसका जब रेट का एक्सप्रेशन लिखोगे तो इसका रेट का एक्सप्रेशन आ जाएगा के प्राइम HCHO का स्क्वायर और OH का स्क्वायर, मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आ जाएगा, मैंने कहा था कि जब आप कैनिजारो में बात करते हैं तो ऑर्डर 4 भी हो सकता है, ऑर्डर 3 भी हो सकता है, और अब आपका काम क्या है, आप फिर से यहां पर लिखिए क्या चीज, 2 चीजें, एक लिखो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, और मुझे बताओ कि इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, और दूसरा मुझे बताओ कि एल्डोल का ऑर्डर क्या आना चाहिए, एल्डोल कंडेंसेशन का ऑर्डर क्या आना चाहिए, ठीक है ना। तो जरा इनको बताओ। मैं एक चीज और आपको बस यहां छोटी सी बता दूं, ये चीज ये है कि जब मान लो मैंने आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन, अभी बता दूं, सही रहेगा, एक सेकेंड बच्चों, जरा सा मैं एक चीज सोच लूं जरा सा, चलो मैं बता ही देता हूं, अभी 1 मिनट ही लगेगा, चलो ठीक है। चलो जरा इस चीज को भी देखो, ठीक है ना। जैसे मान लो बच्चों, मैंने कहा, ऐसे बताता हूं, मैंने कहा कि आपके सामने मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ट्वाइस ऑफ O3, ठीक है, ये आपका चेंज हो रहा है 3 ऑफ O2 के अंदर,
ठीक है, ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन की स्टेप दी गई है आपको। स्टेप, पहली स्टेप ये दी गई है कि ओजोन आपका टूट रहा है। एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसका के इक्विलिब्रियम गिवन है आपको। ये टूट रही है और बन रहा है O2 प्लस O। ठीक है, ये रिलेटिवली फास्ट रिएक्शन है। दूसरी स्टेप है ओजोन प्लस O। ठीक है, गिव ट्वाइस ऑफ O2। ये सब जो है ना वो आपको गिवन होंगे, ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं। ठीक है, ये है आपकी स्लो स्टेप, मतलब इसका के कम है, ये स्लो स्पीड से चल रही है। आपसे कहा गया फाइंड रेट लॉ। अब आपको यहां समझ में आएगा कि क्यों कहीं पर आपका ऐसा हो जाता है कि ऑर्डर आपका निगेटिव आ सकता है। ये कहानी आपको यहां समझ में आ जाएगी। जरा इसको एक बार बताओ कि इसका रेट लॉ क्या आ रहा है और उसमें नेट ऑर्डर क्या आ रहा है रिएक्शन का। नेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, नेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एक चीज ये बताओ। ठीक है, एक और देख लेते हैं। एक मुझे और ऐसा क्वेश्चन बताओ जहां पर मैंने ये कुछ दिया हुआ है आपको। एक रिएक्शन में दे रहा हूं ट्वाइस ऑफ NO, ठीक है, प्लस ऑफ O2 गिव ट्वाइस NO2, रेड ब्राउन कलर की गैस है। ठीक है, ये चीज, ये रिएक्शन की मैंने आपको स्टेप दी। पहली स्टेप मैंने दी आपको, फर्स्ट स्टेप, जिसमें मैंने लिखा कि ट्वाइस ऑफ NO, ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, N2O प्लस हाफ ऑफ O2। ठीक है, जब भी ये रिएक्शन दी जाए आप जरूर चेक कर लीजिए कि बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ NO ये चेंज हो रहा है N2O और हाफ ऑफ O2 में, ये रिएक्शन फास्ट है। ठीक, दूसरी स्टेप में हमारा हो रहा है N2O, ये आपका हाफ ऑफ O2 से कंबाइन हो रहा है। ठीक है, और बन रहा है हमारा N2O2। ये प्रोसेस हमारी स्लो है। ठीक है, तीसरा हमने कहा N2O2 प्लस O2, इसने दिया, मान लो ये भी एक इक्विलिब्रियम है, इसका के इक्विलिब्रियम प्राइम दिया गया मान लो। ठीक है, यहां बन रहा है ट्वाइस ऑफ NO2। ठीक, एक्सप्रेशन ही लिखने को आएगी, सवाल वाल नहीं आएगा, बस ऐसे ही आएगा एक्सप्रेशन लिखने को। ये आपका फास्ट है। अब की 3 स्टेप दी गई हैं, आपको सोचना है कि कौन सी स्टेप का आप यूज करें। ठीक है, तो इन 3 स्टेप की मदद से आपको फिर से मुझे बताना है कि नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। 3 स्टेप से आपको मुझे बताना है कि नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। और एक और प्रॉब्लम आपको बतानी है। मान लो मैंने आपसे यहां पर भूल कर दी, मैंने एक चीज लिखने में भूल कर दी, तो प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा। ये भूल मैंने ये कर दी कि मैंने ये आपको इंफॉर्मेशन मान लो गलत दे दी कि पहला फास्ट है, दूसरी भी लेकिन फास्ट ही है। पहली भी फास्ट है, दूसरी भी फास्ट है, मतलब दोनों के इक्विलिब्रियम डिफाइंड है। के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम डैश दे दिया गया है, फास्ट है और इनके इक्विलिब्रियम भी डिफाइंड है। और तीसरी स्टेप जो है वो आपकी स्लो है। तीसरी स्टेप जो है वो स्लो है। तो आपका नेट ऑर्डर क्या होगा। यहां पर नेट ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट कंडीशन में, इस कंडीशन में नेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू NO और O क्या होगा, नेट ऑर्डर क्या होगा ये बताना है। और यदि ये होता तो नेट ऑर्डर क्या होता ये बताना है। ठीक है, आसान है ये चीज, लेकिन ये क्या है ना, मेंस में पूछ ली जाती है और पिछले साल पूछी गई थी, इसलिए मैंने बता दी इसको। तो बहुत आसान सा है, इसको कर लो। फिर हमने एक चीज अभी यहां नहीं बताई है, मैं यहां पर सिर्फ अभी 2 चीजों पर फोकस्ड हो गया, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हम इसमें बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी का क्या मतलब है और देखेंगे कि
अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है तो उनके रेट के एक्सप्रेशन कैसे लिखे जाते हैं, जल्दी देखो इसको पहले।